यहाँ कुछ दुकानें, यहाँ पता करते हैं। ये औरत एक हफ्ते पहले रात में इसी रास्ते से कहीं जा रही थी। उसके बाद से इसका कुछ पता नहीं चला। ध्यान से देखिए, शायद आप लोगों ने इसे इसी रास्ते से कहीं जाते हुए देखा। मैंने तो इसको नहीं देखा। ए बेटा देख, तूने तो नहीं देखा इसको? सब यही औरत थी ये तो नहीं बता सकता, और 7-8 दिन पहले की रात को बेटा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? सर वहाँ उस पेड़ की तरफ। हाँ सर, यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, नीली कलर की कार से। देखो आसपास कुछ है क्या? कार के हेडलाइट के टुकड़े हैं। ब्रेसलेट। गौतम। यस सर। हमें पता लगाना होगा कि पिछले एक हफ्ते में किसी एक्सीडेंट में कोई औरत की बॉडी मिली है क्या? यस सर। और हमें सारे अस्पतालों में भी चेक करना होगा। हो सकता है किसी एक्सीडेंटल केस में कोई अननोन पेशेंट एडमिट हुआ, और हमें शहर के सारे गैराजेस में भी चेक करना होगा। कोई नीले रंग की कार जरूर आई होगी रिपेयरिंग के लिए, जिसका अगला हिस्सा डैमेज हो और जिसके कांच टूटे हुए हो। यस सर। और इससे पहले एक काम करो। यस सर। ये ब्रेसलेट, इसको पुणे पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सावंत के पास भेजो। यस सर। और उन्हें इस एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म भी करो। हो सकता है कि ये एक्सीडेंट उसी औरत का हुआ जिसकी हमें तलाश हो। 'Don't cry बेटा, मम्मा आ जाएगी। हाँ? आप हमेशा कहते हो मम्मा नहीं आती है। देखो, पापा ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा पास्ता बनाया, खाओगी थोड़ा सा? नहीं खाना। थोड़ा सा देखो, टेस्ट करके देखो। थोड़ा सा। हाँ? एक बार बैठो। देखो कितना अच्छा पास्ता बनाया पापा ने, है ना? Don't cry now. पापा मम्मा आ गई। मम्मा? अंकल आपको कुछ मेरी मम्मा के बारे में पता चला? बेटा तुम अंदर जाओ। इस ब्रेसलेट को पहचानते हैं? ये तो शर्ली का है, जिस दिन गई थी पहन के गई थी। आप लोगों को मिल गई क्या वो? अरे प्लीज कुछ तो बोलिए आप लोग। मिस्टर डेविड प्लीज आप शांत हो जाइए। ये नासिक पुलिस को एक रोड पर मिला। जिस रात आपकी बीवी लौटने वाली थी, उस रात उस रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट स्पॉट पे ये ब्रेसलेट मिला। एक्सीडेंट? कौन से हॉस्पिटल में है वो? मिस्टर डेविड, नासिक पुलिस इंक्वायरी कर रही है। आसपास के सभी हॉस्पिटल्स में पूछताछ जारी है। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। 7 दिन के इंतजार के बाद खबर भी मिली तो दिल दहला देने वाली। आखिर कहां थी शर्ली? वो जिंदा भी थी या नहीं? और तभी पुलिस को एक बेहद चौंका देने वाली दूसरी लीड मिली। फोटो देना। एक्सक्यूज मी, इस औरत को देखा आपने? ये 7-8 दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थी। एक्सीडेंट केस था। इसको कोई बाहर छोड़ के चला गया था ड्यूटी पे, लेकिन अगले दिन सुबह औरत अपने आप ही चली गई थी। कहाँ? कोई उसे फेंक के चला गया था, फिर हमने उसे एडमिट किया, उसका बैंडेज वगैरह किया, और अगले दिन जब मैं आया तो पता चला कि वो चली गई थी। लेकिन डॉक्टर साहब, आप लोगों को एक्सीडेंटल केस में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तूने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था? अरे भाई, तुम लोग पुलिस का प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो करते हो? आई एम सॉरी, अगर कोई सीरियस मैटर होता तो ये लोग आपको जरूर इन्फॉर्म करते। अगर उस औरत के बारे में कुछ भी पता चले आप जरूर बताइएगा। हेलो, आपके वाइफ के बारे में एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है। अभी आता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। कौन से हॉस्पिटल में सर? अभी कैसी है वो? नासिक पुलिस ने और क्या बताया आपको? बेहोश है, इंजर्ड है, कैसी है? ज्यादा इंजर्ड तो वो नहीं होंगी, क्योंकि अगली सुबह वो चुपचाप उस हॉस्पिटल से निकल गई। हॉस्पिटल से निकल गई? तो उसको घर आना चाहिए था, मगर अभी तक तो घर आई नहीं वो।
देखिए मैं बता रहा हूँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी सर। मुझे लग रहा है कुछ गलत तो नहीं हो गया। प्लीज आप थोड़ा पता कीजिए कहाँ है वो। यही बात तो हम भी जानना चाहते हैं मिस्टर डेविड। एक बात बताइए, आप उनके साथ नासिक क्यों नहीं गए थे? सर मैं उसके साथ जाना चाहता था सर, मगर इस वीक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इन्वेस्टर्स के साथ। मैंने बोला था शर्ली हम नेक्स्ट वीक चलते हैं। कहीं आप जानबूझकर तो उसके साथ नहीं गए? सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं सर आप। विश्वास करने का सॉफ्टवेयर पुलिस ट्रेनिंग में हमारे दिमाग से निकाल कर फेंक दिया जाता है, इसलिए हम शक सबसे पहले और विश्वास सबसे बाद में करते हैं। तो बताइए, आप अपनी वाइफ के साथ नासिक क्यों नहीं गए? मेरा नया बिजनेस है सर, और मुझे ज्यादातर समय अपने बिजनेस को देना पड़ता है। लगभग यही कोई 6 महीने पहले शर्ली के फादर की डेथ हो गई थी सर। शर्ली काफी दिनों से बोल रही थी कि उसको उसके फादर की ग्रेव के पास जाकर बैठना है। मुझे पापा से मिलने जाना है बस। पर शर्ली एक दिन पापा की ग्रेव पर अकेले नहीं बिता सकती क्या मैं? उनसे बात करनी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल आपकी मैरिड लाइफ कैसी थी? आपका या आपकी वाइफ का किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं था? सर मेरी वाइफ इतने दिनों से गायब और आप इस तरह की गिरी हुई बात कर रहे हो उसके बारे में सर। इट्स ओके मिस्टर डेविड, कूल डाउन। मिस्टर डेविड, आई एम सॉरी मेरी बात से अगर आप हर्ट हुए हो तो। हमें पूछना पड़ता है, यही हमारा काम है। आपकी वाइफ काम कहाँ करती है? सर उसकी एक फ्रेंड की कंपनी है, मल्होत्रा मूवर्स एंड पैकर्स, वहीं काम करती है। उनके इस फ्रेंड का नाम क्या है? समीर मल्होत्रा। उनका एड्रेस इन्हें लिखवा दीजिए। सर ये रहे शर्ली के फोन रिकॉर्ड्स। इससे पता चला है कि जिस दिन वो गायब हुई उससे पहले वाली रात को उनकी एक नंबर पर लंबी बातचीत हुई। और हाँ सर, जिस सुबह वो नासिक के लिए निकली उस सुबह भी उनकी उसी नंबर से बात हुई। और हाँ सर, उसी नंबर से उनके मोबाइल पे मैसेज आया जो उस रिकॉर्ड में है। आई हैव रीच्ड अर्ली, कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब यही बताएगा कि शर्ली कहाँ है। मिस्टर समीर मल्होत्रा, शर्ली कहाँ है? मुझे क्या पता सर, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या। लेकिन हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। आपकी कलीग इतने दिनों से गायब है, लेकिन आपने उसके हस्बैंड को एक दिन भी फोन करके नहीं पूछा वो कहाँ है, कैसी है, कहाँ गई है? हाँ 2-3 बार कॉल किया था सर, उसका फोन बंद आ रहा था, तो इसलिए मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कॉल करने को। वो रोज फॉलो अप करती थी। कमाल की बात कर रहे हो आप। आपकी कलीग, आपकी इतनी अच्छी दोस्त गायब हुई है और आप अपने सेक्रेटरी से कहते हो फॉलो अप करने को। एक्चुअली मुझे लगा शायद उसके हस्बैंड को बुरा लगेगा अगर मैं रोज कॉल करूं तो। क्या बुरा लगेगा? आपका फोन करना, फॉलो अप करना, आपकी दोस्ती या फिर आपका अफेयर? ये आप क्या कह रहे हैं सर? वो शादीशुदा है, मेरी दोस्त है, और जहां तक मैं जानता हूं उसका रिलेशनशिप उसके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप तो आपके साथ भी बुरा नहीं है, तभी तो अपने हस्बैंड से छुपकर आपके साथ नासिक चली गई। जिस दिन वो नासिक गई थी आपका मैसेज आया था उसे कि आप गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे हैं। सर आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है और उस दिन वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। अपसेट थी तो आप उसको नासिक ले गए, किया क्या उसके साथ? कहाँ है वो? सर ये सच है, हम नासिक गए थे, लेकिन मैंने उसको सिर्फ उसके डैड के ग्रेवयार्ड तक छोड़ा था। फिर मैं अपनी मीटिंग के लिए गया एंड आई हैड टू स्टे देयर फॉर 2 days। वो शाम को बस पकड़ के वापस आने वाली थी। मिस्टर समीर मल्होत्रा, वो आपके साथ नासिक गई थी और फिर वहां पर गायब हो गई। अब आप हमें सब कुछ सच सच बताएंगे या हम अपने ढंग से पूछें? बताता हूं सर। 8 दिन पहले की बात है। कल मुझे नासिक जाना है किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। चलिए, आई नो नासिक में तुम्हारे डैड का ग्रेव है। आई नो उनके मरने के पहले तुम उनके साथ वक्त नहीं बिताई, पर क्या करती यार, मोना की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। डेविड वो स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस, तुम अपने जॉब को लेकर बिजी थी। प्लीज अपने आप को दोष देना बंद करो। जस्ट गो एंड pour your heart out उनके ग्रेव के सामने, नहीं तो तुम कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगी शर्ली। एंड आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर वो तुम्हें माफ करेंगे और इसके बाद तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू मूव ऑन। तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, ओके? तुम आओगी मेरे साथ? हाँ सर, साइकाइट्रिस्ट ने भी उसे ये समझाया था कि गिल्ट का बोझ उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर ये बात डेविड से छुपाने की क्या जरूरत थी? अच्छे काम के लिए जा रहे थे तो छुपाया क्यों? समीर, मैंने डेविड को नहीं बताया।
कि तुम्हारे साथ मैं नासिक जा रही हूँ। ये सब क्यों छिपा रही हो उसे? यार तुम तो जानते हो ना, डेविड ने कितनी मुश्किल से ये नया बिजनेस शुरू किया है। मैं नहीं चाहती कि उसका एक भी दिन वेस्ट हो मेरी प्रॉब्लम्स के लिए। वैसे भी प्रॉब्लम्स मेरी हैं, मुझे इनसे खुद डील करना है, राइट? अगर मैं डेविड को बताती कि तुम मुझे ड्रॉप कर रहे हो तो वो भी इंसिस्ट करता साथ में आने के लिए, लेकिन मुझे पापा से अकेले मिलना है, बहुत सारी बातें करनी है उनसे। रही बात डेविड की, तो मैं उसे घर पे आके सब कुछ सच सच बता दूंगी। अब तुम रास्ते में कहीं मत रुको, अब मुझे सीधा वहीं जाना है जहाँ कतरा रही थी जाने से मैं 6 महीने से। अच्छे फ्रेंड्स थे आप जी। मिस्टर समीर मल्होत्रा, एक बात बताइए, कोई भी शादीशुदा औरत अपने मेल फ्रेंड को रात को 11-12 बजे फोन करके 1-1 घंटा बात करती है क्या? सर हम दोस्त हैं, एक साथ काम करते हैं, इसलिए। पुलिस से कुछ भी छुपाने का मतलब है जुर्म छुपाना। ये बात समझते हैं ना? एजुकेटेड है ना आप? सर उसने ये बात किसी से नहीं बताई, वो क्लिनिकली डिप्रेस्ड थी। डेविड भी ये नहीं जानता था। ऑफिस के बाथरूम में वो घंटों रोती थी, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती थी, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा थे। फिर मुझे इस सिचुएशन का सीरियसनेस सिर्फ तब समझ में आया जब एक दिन मैं उसके डेस्क पे एक फाइल खोज रहा था। तुम्हारी ये फाइल मैं कुछ करने नहीं वाली थी सर। तो फिर तुमने ये क्यों खरीदा? वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए मेरे दिमाग में ख्याल आया और अरे 1 ही सेकंड लगता है जान लेने में, और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे यार? जो इंसान मेरे लिए सबसे जरूरी था, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता था, मेरे डैड 1 सेकंड में दूर चले गए मुझसे। पता है, मेरे दुख या सुख में हमेशा वो मेरे साथ खड़े होते थे, और जब वो बीमार थे, उन्हें मेरी जरूरत थी, तो मैं अपनी लाइफ में उलझी रही। जॉब जरूरी था, डेविड का बिजनेस स्टेबल नहीं था, बच्ची छोटी थी, मैं क्या करती? मेरी लाइफ को प्रायोरिटी थी, डैड की हेल्थ को नेग्लेक्ट किया। फिर एक दिन कॉल आया, पापा चले गए, पापा चले गए। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती, सब मेरी वजह से हुआ। मैं बहुत बुरी हूँ, इसलिए मैं मरना चाहती थी। मेरे पापा। शर्ली प्लीज मेरी बात सुनो। शर्ली लुक एट मी, और भी लोग हैं तुम्हारी फैमिली में। व्हाट अबाउट डेविड एंड मोना? उनको भी तुम्हारी जरूरत है। लिसन शर्ली, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे डेविड को सब कुछ बताना पड़ेगा। I mean, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है शर्ली। नहीं समीर प्लीज, प्लीज उसे मत बताना। देखो वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, उसने अभी अपना बिजनेस शुरू किया, उसने बहुत सारा लोन लिया, वो टेंशन में आ जाएगा। प्लीज समीर, तुम उसको नहीं बताओ। ठीक है, एक शर्त पे। कैसे शर्त? तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना होगा। उस साइकियाट्रिस्ट का नंबर है आपके पास? हाँ। नंबर नोट करो। मिस्टर डेविड, क्या आप जानते हैं कि आपकी वाइफ सुसाइड करना चाहती थी? क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं था इंस्पेक्टर। जी हाँ, पिछले 4-5 महीने से वो डिप्रेशन में थी। उनका इलाज भी चल रहा था डॉक्टर पगारे से। ये बात समीर मल्होत्रा ने हमें बताई और हमने डॉक्टर से कंफर्म भी किया। मगर शर्ले ने ये बात मुझे कभी नहीं बताई। हाँ, वो थोड़ी विजिबली अपसेट रहती थी, मगर अरे शर्ले मेरा अरे दूध! ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारी आंखों के सामने सारा दूध गिर रहा है। एक्चुअली ऑफिस में थोड़ा टेंशन चल रहा है, बस वही सब दिमाग में चल रहा था। सॉरी। मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी डिप्रेस थी। मगर उसने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? हो सकता है कि वो नहीं चाहती हो कि मैं और टेंशन लूं। मेरे ऊपर काम का ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर था। उसकी नेचर ही ऐसी है कि अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी टेंशन्स किसी पर नहीं थोपती। भूर्भुवस्सुतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।
चिता को अग्नि कौन देगा? एक नवजात बच्ची की रोती बिलखती चीखें किसी अनजान का भी सीना करुणा से भर देती हैं। तो फिर एक पिता का दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है कि अपनी मासूम बेटी को 2 घूंट दूध पिलाने की बजाय उसे अपने नशे के घूंट पीने की तलब थी। मुंबई की एक तंगहाल खोली का ये बेढंगा सा मंजर 2 मासूम बच्चों के भविष्य की बदहाली बयां कर रहा था। उनकी मां इस नर्क से और उनसे हमेशा के लिए रुखसत ले चुकी थी और एक बेगैरत गैर जिम्मेदार बाप ही अब उनका रहनुमा था। जब उनका आज इतना भयानक था तो उनका कल कैसा होगा? अरे ये क्या कर रहे तू? ये मेरे साथ को बच्चा है। पकड़ोगे थप्पड़ मारता है। छोड़ पकड़ो इसे। बच्चा चोर पकड़ो उसे। वो मेरे साथ का बच्चा है। ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वो लड़का दिखता कैसा था? साहब 10-12 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका ओलिया हमारे स्केच आर्टिस्ट को बता सकती हो? हाँ साहब मैं बता सकती हूँ। अरे चुप कर। दिन रात क्या दिमाग खराब करके रखा है। गला दबा दूंगा तेरा। बाबा आ गया तू? ना दे। और पहले इस किचकिच को चुप कर। सुबह से कान खा गई है मेरा। हाँ बाबा। मम्मी शांत हो जा। दूध पी, ऐसे रोते नहीं है। सो जा, ऐसे रोते नहीं है। रोते नहीं है, सो जा। नींद आ जाएगी।
बाबा मैं जाता हूँ। सुन, उस जग्गू को बोल थोड़ा पैसा बढ़ा। मैंने उसे बोला लेकिन ना बोलता। साला मुफ्तखोर। चल निकल, जो दे वो ले आ। बोले बे। बाबा पुलिस। पुलिस? जास्त शळपट्टी नाही पाहिजे। और किस किस के बच्चे उठवाए तूने अपने बेटे से? साहब आज शपथ साहब, मैं ये काम नहीं करता है साहब। मेरे को तो लगा वो मेरी मुन्नी है साहब। मुन्नी नहीं है, वो मुनमुन है जिसे तेरा बेटा अगवा करके लाया तेरी खोली पे। बोल, धंधा क्या है तेरा? किसको बच्चे सप्लाई करता है तू? बोला ना साहब, मैं कोई गलत धंधा नहीं करता। आप चाहे तो बाकी खोली वालों को पूछ लेना साहब। मैं बाप है मुन्नी का। मेरे को तो खुद को नहीं मालूम दीपू कब मुन्नी को छोड़ के किसी दूसरे के बच्चे को उठा के लेके आया। अंकल बाबा सही कह रहे, मैंने ही वो बच्ची को पार्क से उठाया था। दीपू तुमने बच्ची को क्यों उठाया? मैंने वो बच्ची उसकी मार से बचने के लिए उठाया। मतलब? मुन्नी को भी कोई बच्चा चोर ले गया। अगर मैं ये बात बाबा को बोलता कि मुन्नी मुझसे घूम गई तो मुझे वो बहुत मारता। मुन्नी से ही तो बाबा का दारू का जुगाड़ होता है। लेकिन मैं बच्चा चोर नहीं है अंकल, मैं बच्चा चोर नहीं है। मुन्नी से जुगाड़ होता है? कैसे? रोज के 100 रुपए कमाने मुन्नी को जग्गू के हाथ में देना पड़ता है। अरे तेरी बहन चल निकल। पैसा जग्गू भाई? अबे रोती नहीं है ये, भीख कम मिलती है। मेरे को पैसा कम मिला ना तो आगे से तेरा पैसा काट लेगा, समझा? चलिए निकल। रोज की तरह मैं मुन्नी को घर लेकर आ रहा था। घर जाने के पहले मैं पार्क में जाता था। अब हम आइसक्रीम खाएंगे। मेरे को पता ही नहीं चला कौन मेरी मुन्नी को उठा के ले गया, इसलिए मैंने अरे ये क्या कर रहे तुम? नहीं ये मेरे साथ का बच्चा है। नहीं ये मेरा बच्चा है। पागल हो गए क्या? झापड़ करने पड़ेगी। थप्पड़ मारेगा। नहीं पागल है क्या? ये मुन्नी है। पकड़ो इसे। ये मेरे साथ का बच्चा है। अरे कोई तो पकड़ो इसे। अंकल वो बच्चा तो आपको मेरे पास से मिल गया, लेकिन मेरी मुन्नी मिल जाएगी ना? ढूंढो ना मेरी मुन्नी को, वो बहुत छोटी है। जीती जागती बच्ची को भीख मंगवाने के लिए भाड़े पे देता था। कैसा बाप है रे तू? मैं क्या करता साहब, अकेला मैं बच्चों का पेट कैसा पालता था साहब?
नौकरी भी तो कोई देता नहीं है ना साहब। अभी अब मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर और बता जग्गू कहाँ मिलेगा। जग्गू कहाँ है मुझे पता नहीं है साहब, उसका नंबर है लेकिन मेरे नंबर दे। सर जग्गू का नंबर बंद है और वो अपने अड्डे पे भी नहीं मिला है। अपने खबरियों को बोलो पता लगा है वो कहाँ छिपा हो सकता है। सर सर हमें तो अपनी बच्ची मिल गई है, लेकिन हम नहीं चाहते किसी और का बच्चा जेल जाए, इसलिए हम दीपू पे केस नहीं करना चाहते। ठीक है आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। अंकल, मेरी मुन्नी मिल जाएगी ना? बेटा तुम्हारे पास मुन्नी की कोई फोटो है? हाँ, एक फोटो है, पर आप उसे ढूंढ लोगे ना? वो बहुत छोटी है। पता चला है, और जग्गू है ना भिवंडी में अपनी दोस्त की खोली में छुपा हुआ है। सब एक मिनट, सब बताओगे मुन्नी कहाँ है? बोल। साहब मैं मानता हूँ कि मैं उसके भाई और बाप से भीख मंगवाने के लिए मुन्नी को लेता था साहब, लेकिन मैं सच कहता हूँ साहब, मैंने उसको नहीं उठवाया साहब। सर जग्गू को बहुत तोड़ा लेकिन मुन्नी की कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। अगर जग्गू ने मुन्नी को नहीं उठवाया तो फिर किसने उठवाया और किस मकसद से? यहाँ पे देखो मुन्नी। भैया आपने मुन्नी को देखा? बहुत छोटी है, मेरी बहन है, गले में काला धागा बांधा है मम्मी ने। बेटा ऐसे नहीं मिलेगी, तो पुलिस के पास चला जा, वो लोग तेरी मदद कर देंगे। ये मुन्नी है, पुलिस वाले इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे मुन्नी को बहुत जल्द ढूंढना है। बहुत छोटी है, बहुत रोती है। एक नन्ही जान की तड़पती चीखें बाप की शराब का इंतजाम भी करती थी और भीख मंगवाने वाले गिरोह की तिजोरियां भी भरती थी। इससे बड़ी लानत शायद और कुछ हो ही नहीं सकती। मुन्नी जैसी न जाने कितनी बेकसूर असहाय जाने अपनी जिंदगी इसी तरह से बसर करती हैं। और इस खौफ को महसूस करने वाले दीपू भी कई होंगे जो अपने आप को इस नर्क से बचाए रखने के लिए अपनों के ही हाथों की कठपुतली बन इन अपराधों के भागीदार बन जाते हैं। यह अमानवीय और बेहद ही चौंकाने वाला सच पुलिस के लिए नया नहीं था। पुलिस को दीपू और मंदार के बयान की पुष्टि तो करनी थी, लेकिन साथ ही इस राज का भी पता लगाना था कि आखिर मुन्नी अब कहाँ थी।
सर, मुन्नी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत दम घुटने से हुई है और इसके अलावा उसकी बॉडी पे कोई खरोंच या सेक्सुअल असोल्टिंग के कोई निशान नहीं है। शिंदे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जग्गू ने पकड़े जाने के डर से मुन्नी को पहले ही मार के फेंक दिया हो और अब सच ना बोल रहा हो? सर, अगर ये काम वाकई में जग्गू का होता तो अभी तक तो उगल दिया होता वो। अगर ये काम जग्गू ने नहीं किया है तो मुन्नी को अगवा करके मारने के पीछे किसी का क्या मकसद रहा होगा? देखिए, आप सभी लोग मुझे शांति से बता दीजिए कि मेरा बच्चा कहाँ है। मेरा बच्चा अंदर रूम में था और वो गायब हो गया। ऐसे कैसे गायब हो गया? आप शांत हो जाइए। बच्चा नहीं मिला। आप शांत हो जाइए। मुझे बता दीजिए मेरा बच्चा। आप शांत हो जाइए प्लीज। मिस्टर पारेख। जी सर, मैंने आपको कॉल किया था। डिलीवरी कब हुई थी? कल दोपहर को। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने आपका बच्चा चुराया? किसी को देखा आपने बच्चा उठाते हुए? सर, देखा नहीं, लेकिन बिना हॉस्पिटल की मिली भगत के काम कैसे हो सकता है? सर, मैं तो कहता हूँ इन लोगों के साथ बिल्कुल सब अपनी ड्यूटी जानते हैं। इस तरह से हंगामा करके आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, समझे? सॉरी सर। सर, हम मानते हैं कि बच्चा हमारे स्टाफ की देखरेख में था, पर मुझे नहीं लगता कि हमारे स्टाफ में ऐसा कोई भी है जो ऐसे क्राइम को सपोर्ट करेगा। हमें आपके स्टाफ से पूछताछ करनी है और आपके हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज भी देखें। जी सर, जरूर। इस्माइल जी, यहाँ पर हर आने जाने वालों की एंट्री करते हैं ना आप? जी सर, ये मेरी ड्यूटी है। मैं इतने साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आज तक यहाँ पे सब ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आज तो हो गया ना, कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हो गई? नहीं सर, मैं हर आने में जाने पर नजर रखता हूँ। बाहर आने का रास्ता सिर्फ यही है, तो बच्चा भी यहीं से बाहर गया होगा, तो कैसी नजर रखी आपने? सर, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा कोई नजर में आया जिस पर आपको शक हो? नहीं सर। मिसेस पारेख के वार्ड में तुम ड्यूटी कर रही थी? जी सर, लेकिन जब बच्चा किडनैप हुआ उस समय मैं वार्ड में नहीं थी। वार्ड कहाँ है? सर, बच्चा यहीं था और मिसेस पारेख भी। आपने किसी को देखा? मैं वॉशरूम में थी, जब बाहर आई तो मेरा बच्चा नहीं था। ये इतने सारे न्यूज़पेपर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर, ये तो यहाँ पहले नहीं था। शिंदे, एक मिनट रिवाइंड करो। और दूसरी तरफ नासिक पुलिस उस नीली गाड़ी की तलाश कर रही थी। सर, बस स्टैंड के बाजू में गैरेज है, उधर सब पता चल गया। एक ब्लू कलर की गाड़ी एक्सीडेंट की अगली सुबह उसी गैरेज में आई थी और सर उस गाड़ी के हेडलाइट्स और डंपर दोनों डैमेज थे। गाड़ी के मालिक का और उसका एड्रेस पता चला? हाँ सर। वो हेडलाइट पुरानी है और ये वाली नहीं है। जय दीक्षित। हाँ, मैं ही हूँ, बोला। और सर, सर,
जानबूझ के नहीं किया सर, वो तो एक एक्सीडेंट था, हम तो उसको जानते भी नहीं थे सर। जब तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मैं डर गया था सर। पी के गाड़ी चला रहा था क्या? सच सच बोल नहीं तो। उस रात को मैं और मेरा फ्रेंड अर्जुन एक बार से वापस आ रहे थे। अरे भाई संभाल, तू क्या कर रहा है? अबे एड़े, ये क्या कर दिया तूने? हाँ? कैसे हो गया यार? सांसें चल रही है। ए अब क्या करें? अभी उठा इसे और हॉस्पिटल ले चल। ए हॉस्पिटल जाएंगे, फंस जाएंगे। चुप कर, चुप, चल हॉस्पिटल ले चल पहले। देख कितना खून बह रहा है, तू निकाल, तू निकाल। रख। जब तुम दोनों उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की सोच रहे थे तो उसे हॉस्पिटल के गेट पे ही क्यों छोड़ के चले गए? उसका सर फट गया था, बहुत खून बह रहा था, उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल के बाहर ही। ये जय बोल रहा है कि उस औरत की हालत सीरियस थी, जबकि हॉस्पिटल में हमसे डॉक्टर ने कहा कि वो खुद ही ठीक होकर अगले दिन चली गई। हमने उसे एडमिट किया, उसका बैंडेज वगैरह किया, और अगले दिन जब मैं आया तो पता चला कि वो चली गई थी। इसका मतलब कि वो डॉक्टर हमसे झूठ बोल रहा है। सर उस रात तो ड्यूटी पे गणपत था। कहाँ है वो? आज तो वो हॉस्पिटल में है, उसकी डे शिफ्ट चल रही है। बुलवा उसको। अरे बोलो सर। गणपत इधर आओ। क्या हो गया साहब? जिस रात एक औरत तुमको हॉस्पिटल के गेट में मिली थी, उस रात तुम्हें थे ड्यूटी पे? जी मैं ही था। बता दो साहब, सबको बता दो। सच बता। सब बस अपन जब इतना ही जानते हैं साहब, अगर लाश लवाश हो तो उसे मॉर्ग तक पहुंचा दो। उसके बाद साहब जॉनी उसका क्या करता है, किसको भेजता है साहब? क्या किया उस औरत की लाश के साथ? हाँ? वो लड़की थी ना जिसे कोई अस्पताल के बाहर फेंक के चला गया था, वो मर गई है। फैमिली वाला भी कोई नहीं है। ठीक है, मॉर्ग भिजवाता हूँ। जॉले, अरे जॉले, बॉडी आ गई है। वो नहीं था फोन में, लेडीज है। ला पेपर दे। ले साहब जब एक हफ्ते तक कोई पूछने नहीं आया तो आपने जॉली को दोबारा से फोन करके बता दिया कि लाश लावारिस है। आगे बता। जॉली तेरा ही नाम? हाँ साहब, मेरा नाम है जॉली। गणपत ने बताया कि 10 दिन पहले यहाँ पर एक लावारिस औरत की लाश आई थी। साहब मैं चेक करते हैं थोड़ा, 1 मिनट में बताते हैं। नहीं साहब, 10 दिन पहले ऐसा कोई भी लाश नहीं आया। गणपत को गलत फहमी हुआ है साहब, आप रिकॉर्ड चेक कर लो मांगता है तो। हेलो सर जी, 10-12 दिन से इधर एक लाश पड़ी है। उम्र उसका 20-21 होएगा। नहीं, उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं आया लेने को उसको। मैं क्या करूँ साहब? ठीक है साहब, आइए सर जी। 20-21 साल का बॉडी है और 10 दिन पहले का डेथ सर्टिफिकेट भी है। ये देखो ये पेपर। ये बॉडी तो बिक जाएगी, ऑर्गन डैमेज भी नहीं है, पैसा अच्छा आएगा इसका। दिखाओ। अरे ये क्या है? बॉडी कितने में बेचोगे डॉक्टर कामत? मैं क्या करता सर जी? गणपत ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। सर बोल के कौन-कौन शामिल है इसमें? बोल। सच मुंह से निकल गया। ले चलो इन दोनों को। चल, अब सब कुछ शुरू से बोल। हाँ, वो औरत 10 दिन पहले हॉस्पिटल आई थी
और उसी रात उसकी डेथ भी हुई थी। फिर हम लोग ने उसकी बॉडी मॉर्ग में भेज दी। हफ्ते भर तक का इंतजार किया, लेकिन जब कोई क्लेम करने आया ही नहीं तो फिर हम लोग ने बॉडी भेज दी। कोई क्लेम करने आता भी कैसे? तुमने तो पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया था, और जब पुलिस आई भी तो तुमने कह दिया कि वो ठीक होकर चली गई। क्यों? सर, जब हम लोग ने बॉडी बेच दी तो अगले दिन आप लोग आ गए थे। फिर मैंने कहानी गढ़ दी कि वो औरत ठीक होकर चली गई। डॉक्टर होकर लाशों का कारोबार करते हो? वैसे करते क्या हो लाशों का? हाँ, हम लोग वो मेडिकल इंस्टीट्यूट को भेज देते हैं। वहाँ एनाटॉमी के स्टडीज के लिए डेड बॉडी की जरूरत पड़ती है, और बॉडीज तो इतने आसानी से मिलती है नहीं, इसलिए हम लोग लावारिस लाशों को बेच देते हैं। लाश नहीं थी सर, वो लावारिस लाश नहीं थी। मेरी बेटी की माँ, मेरी पत्नी, मेरी जिंदगी थी वो। शर्ली अपने मन का बोझ उतारने के लिए नासिक गई थी। अपने पिता की कब्र के सामने बैठकर उनसे अपने दिल की बात कहने गई थी, लेकिन कुछ लोगों की अमानवीयता के कारण एक गुमनाम लावारिस लाश बनकर रह गई। उसे एक मेडिकल इंस्टीट्यूट को बेच दिया गया। इस केस से लावारिस लाशों का घिनौना कारोबार सामने आया। ये हकीकत सामने आई कि डॉक्टर कामत हॉस्पिटल की आड़ में लाशें बेचने का धंधा भी कर रहा था। कामत, जॉली और गणपत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन इस केस में डॉक्टर कामत और उसके साथियों के अलावा ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी गुनहगार हैं जो गैर कानूनी तौर पर डेड बॉडीज को खरीदते हैं। शायद इस कहानी का अंत बदला जा सकता था अगर शर्ली को गाड़ी से टक्कर मारने वाले लड़के ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की होती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय।